हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और उसमें हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव की आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं। तो जो प्रचलित परिभाषा है वो यही है कि जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में और दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में और दोनों इलेक्ट्रोडों को जब विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और सामान्य सा आपने यूं पढ़ा भी है कि हम एक पात्र लेकर के और एक रासायनिक सेल का इस प्रकार से निर्माण करते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड यहाँ एक व्यवस्थित होता है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ व्यवस्थित होता है और फिर गैल्वेनोमीटर से और दोनों इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। यहाँ विद्युत अपघट्य विलयन भर दिया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोडों में और उस लवण को विद्युत उदासीन बनाए रखने हेतु और यू आकार की नलिका लगा दी जाती है जिसे लवण सेतु कहा जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही परिपथ को एडजस्ट किया जाता है तो इन इलेक्ट्रोडों पर हल्का करंट उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर आप निकालोगे उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। बहुत बार हमारे एग्जाम में इसका डायग्राम और इसकी क्रियाविधि पूछी गई है, किस प्रकार इसे परिपथ में काम में लिया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एग्जाम में पूछा गया है। तो होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोड में कौन से में SHE में इस इलेक्ट्रोड में कांच की एक नली बनी होती है। ये जो आप कांच की नली देख रहे हो इस कांच की नली में प्लेटिनम का एक तार लगा होता है और प्लेटिनम का तार है उसके नीचे प्लेटिनम की जाली लगी होती है। तो इसे बोलते हैं प्लेटिनम की जाली यानी PT जाली, प्लेटिनम की जाली बनी होती है। और याद रखना इसमें एक एटीएम दाब पर हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और ये जो प्लेटिनम का तार है इस प्लेटिनम के तार के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया हुआ होता है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? एक्चुअल में प्लेटिनम धातु को थोड़ा सा जला लिया जाता है, जला करके और वो कुछ काली हो जाती है कोयले की तरह, फिर इसके ऊपर उसको रगड़ दिया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण ना हो। जब ये वायु के संपर्क में आए तो इसका ऑक्सीकरण ना हो, इसलिए प्लेटिनम के तार के ऊपर ही दूसरी प्लेटिनम धातु को जलाकर और उसका प्लेटिनम ब्लैक बना लिया जाता है और वो उसके ऊपर से लेप कर दिया जाता है। तो इसमें प्लेटिनम का वायर होता है, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया हुआ होता है। कांच की नली में हाइड्रोजन गैस एक एटीएम दाब पर प्रवाहित की जाती है और फिर इस सारे सिस्टम को एक पात्र में रख देते हैं जिस पात्र में HCl का बना हुआ अम्लीय विलयन होता है। अम्लीय विलयन वाले इस HCl के पात्र में इसको रख दिया जाता है और याद रखना परिपथ में इस वायर से इसको जोड़ दिया जाता है। और मैं अगर आपको यूं समझाऊं तो आप ध्यान देना कि ये कहां काम में लिया जाता है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, यानी इस पूरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। तो जब हमें किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो परिपथ में किसी एक इलेक्ट्रोड के स्थान पर इसको लगा दिया जाता है। तो इसका तो विभव शून्य होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का विभव ज्ञात हो जाता है इसके सापेक्ष। जैसे मैं आपको यूं समझाऊं कि जैसे ये एक पात्र है, इसमें एक इलेक्ट्रोड रखा है और सॉल्यूशन भी मैंने भर दिया और दूसरा इसके स्थान पर याद रखना इस प्रकार से ये जो पात्र बना है इस पात्र में भी मैंने इलेक्ट्रोड इस प्रकार से यूं रख दिया और विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन भर दिया। यहां गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और गैल्वेनोमीटर जोड़ करके
इस प्रकार मैंने और परिपथ बना दिया, और एक लवण सेतु भी मैंने इस प्रकार से यूं आपके सामने लगा दिया, और अब ये पूरा सेल बन गया। इस एक इलेक्ट्रोड को तो बोलूंगा मैं अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड, इसको भी बोलूंगा मैं अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड। और जब अर्ध सेल को मिला दिया जाता है, परिपथ बना दिया जाता है, तो पूरा विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है, और सेल में ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पर कितना विभव है, कितना करंट है, अगर हमें ये ज्ञात करना है तो याद रखना इस इलेक्ट्रोड को उठा करके यहां लगा देंगे तो इसका तो शून्य होता है, और जो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाएगा परिपथ बनाते वो इस पर आ जाएगा। कहने का अर्थ जब ये वाला मैं यहां लगा दूंगा तो इसका तो शून्य होता ही है इलेक्ट्रोड विभव, और जो कुछ ये विक्षेप दर्शाएगा गैल्वेनोमीटर वो विक्षेप इसी के कारण होगा। तो कहने का अर्थ इसमें जितना विक्षेप आता है, जितने वोल्ट विक्षेप प्राप्त होता है, वो इसका विभव हो जाएगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन वाले को यहां रखूंगा तो इसका तो शून्य होता ही है। तो ठीक बात याद रखना, ये वाला पोर्शन बोलूंगा एनोड, ठीक है ना, और ये वाला पोर्शन बोलूंगा कैथोड। और आपको याद रखना है, हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यानी इसकी विशेषता लिखिए। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसको परिपथ में एनोड और कैथोड दोनों रूपों में काम में लिया जा सकता है। कैथोड वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं, यानी इस कैथोड के स्थान पर भी मैं इसको लगा सकता हूं, इस एनोड के स्थान पर भी मैं इसको लगा सकता हूं। तो इस पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की दोनों क्रियाएं होती है, और वो प्लेटिनम के तार पर होती है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, और वो प्लेटिनम तार पर होती है। और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होने के कारण इस इलेक्ट्रोड को और परिपथ में एनोड और कैथोड दोनों रूपों में, यानी दोनों के स्थान पर बारी बारी काम में लिया जा सकता है, और इसके सापेक्ष किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखना, जब आप इस इलेक्ट्रोड को, किसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैथोड के रूप में काम में लोगे, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड मैं यहां से हटा देता हूं और ये वाला पूरा का पूरा परिपथ यहां ला करके एडजस्ट कर देता हूं, तो ये हाइड्रोजन वाला है। कहने का अर्थ मैं समझाऊं तो ये यहां से हटा देता हूं और ये वाला वायर यहां इस वायर से जोड़ देता हूं, तो ये तो हो गया एनोड, ये काम करेगा कैथोड का। ये किसका काम करेगा, ये पूरा का पूरा जो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ये इस साइड में लगा है, अर्थात राइट साइड में लगा है। तो राइट साइड में लगा है तो ये कैथोड का काम करेगा। जब ये कैथोड का काम करता है तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, या मैं यूं बोलूं कैथोड के रूप में काम करता है, तो इस प्लेटिनम के वायर पर, और ये हाइड्रोजन है, इसको आप किस प्रकार अभिक्रिया के रूप में लिखोगे, तो याद रखना कैथोड के रूप में SHE को, किस रूप में, जब आप इसे कैथोड के रूप में काम में लेते हो, तो कैथोड के रूप में काम में लेते हो तो आप ध्यान देना, कैथोड के रूप में काम में लोगे तो इसमें अपचयन की क्रिया होगी, क्योंकि कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। और अपचयन की प्रक्रिया में याद रखना, धनात्मक आवेश, या यूं बोलूं परमाणु की जो धनात्मक अवस्था है, जो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था है, वो हमेशा शून्य में कन्वर्ट होती है। तो जब आप इसे कैथोड के रूप में काम में लोगे तो इसमें याद रखना SHE को आप लिखोगे H+, और हमेशा इसकी एक मोलर सांद्रता, यहां जो आप HCl भरोगे, ठीक है ना, तो उस HCl में H आयन और H आयन की सांद्रता 1 मोल होगी। तो यहां सॉल्यूशन भरा है उसमें H+1 मोलर, इस प्रकार का छोटा सा निशान मैं सेल आरेख बना रहा हूं इसका, और उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट होगा, H+, क्योंकि ये सारा कैथोड के रूप में काम कर रहा है, तो ये सारा कैथोड के रूप में काम कर रहा है, तो कैथोड पर होता है अपचयन, और अपचयन में हमेशा धनात्मक अवस्था किस में कन्वर्ट होती है, याद रखना शून्य अवस्था में। तो यहाँ एक ATM H2, तो यहाँ धनात्मक से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ शून्य है इसका ऑक्सीकरण, तो धनात्मक से शून्य में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात इस पर ये अपचयन की प्रक्रिया हो रही है। हमेशा
धनात्मक से जब जब शून्य होगा तो वो हमेशा अपचयन अभिक्रिया होगी, अपचयन समीकरण होगी। तो यहाँ ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप जब कैथोड के रूप में लिखोगे तो कैथोड के रूप में इस पर अपचयन अभिक्रिया होती है पूरे यानी SHE पर, पूरे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं और इसमें प्लेटिनम वायर लगाए तो छोटा सा इस प्रकार का निशान लगा करके प्लेटिनम धातु लिख देंगे और वो भी सॉलिड रूप में आ जाएगी। तो SHE को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब आप कैथोड के स्थान पर काम में लेते हो तो इसे इस प्रकार परिपथ के रूप में दर्शाते हैं। अब कैथोड पर अभिक्रिया किस प्रकार होती है वो कैसे लिखेंगे वो भी आप ध्यान देना, और ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब रिवाइज सिलेबस के अनुसार इस लेसन में से काफी कुछ सारे बिंदु कट गए हैं, तो इस लिहाज से अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और अधिक अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो कैथोड पर आप पहले तो कैथोड के रूप में इसे कैसे लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे। अब इसके कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी वो अभिक्रिया मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखोगे H प्लस 1 मोलर, ठीक है ना, 1 मोलर। और याद रखना इस इलेक्ट्रॉन पर, ये कहने का अर्थ आवेश H प्लस आवेश, तो इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दूंगा तो धनावेश को ये ऋणावेश संतुलित कर देगा। और याद रखना एरो का निशान, और उसके बाद में H2 लगा दूंगा और वो आ जाएगा 1 ATM। याद रखना है 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर ही इसमें ये ATM यानी H2 गैस प्रवाहित की जाती है। 1 वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो अब देखिए H प्लस 1 मोलर और यहाँ H2 में कन्वर्ट हो रहा है 1 ATM वाली, तो यहाँ प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 में। तो इसका कहने का अर्थ ये ऑक्सीकरण में कमी आ रही है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो SHE को आप परिपथ के रूप में तो इस प्रकार लिखोगे, पूछे कि SHE को परिपथ में व्यवस्थित करने पर और बनने वाली समीकरण, तो आपको यू लिखना है। और पूछे SHE को जब कैथोड के रूप में काम में लेते हैं तो कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को इस रूप में काम में लेते हैं, प्लस से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और आवेश बराबर कर देना। यहाँ आवेश 0 है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ देना इस साइड में, तो यहाँ धनावेश ऋणावेश को संतुलित कर देगा, ऋणावेश धनावेश को कर देगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ आवेश पहले से 0 है, तो ये कैथोड पर अभिक्रिया होगी। और जब आप इसी को याद रखना, इसको जब एनोड के रूप में काम में लोगे तो यहाँ तो परिपथ इस प्रकार से दोबारा इलेक्ट्रोड बना लोगे आप, और ये वाला हटा करके इसको यहां ले आओगे एनोड के रूप में, इसको एनोड के रूप में। क्यों? क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड और कैथोड दोनों रूपों में काम में लिया जा सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो यहां एनोड के रूप में ले आएंगे, तो एनोड पर आप जानते हो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, जस्ट इससे विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी। तो मैं इसको एनोड के रूप में यहां ले आऊंगा, तो एनोड के रूप में ध्यान देना आप इसे कैसे लिखोगे, कब, जब इसे मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में लगा दूंगा, एनोड के रूप में SHE को लगाऊं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो प्लेटिनम धातु पहले आ जाएगी, जस्ट उससे विपरीत कर देना, प्लेटिनम धातु पहले आ जाएगी, छोटा सा निशान लगा दूंगा खड़ी रेखा का, और उसके बाद में फिर आप H2 यहां 1 ATM पर प्रवाहित होगी, और H2 के बाद फिर निशान लगा दूंगा और वो प्लस में H प्लस में और 1 मोलर वाले में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्लेटिनम पहले आ जाएगा एनोड पर, फिर H2 जो गैस है वो H आयन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ 0 से, और देखिए धनात्मक आवेश बन रहा है, तो बताइए ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, साथ में प्लेटिनम जोड़ना है आपको। और अब एनोड अभिक्रिया को लिखूंगा, ये तो SHE को जब मैंने एनोड के रूप में काम में लिया तो ये आपके परिपथ बनता है, सेल आरेख बनता है। अब एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, तो एनोड पर तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि H20 H प्लस में कन्वर्ट होगा एनोड पर, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो आप लिखोगे H2, ठीक है ना, पहले इसमें क्या है प्लेटिनम,
तो प्लेटिनम सॉलिड इस प्रकार से एक ऑब्लिक का निशान छोटा सा H2 एक एटीएम लगा दोगे आप और छोटा सा निशान खड़ी रेखा का फिर H प्लस और 1 मोलर। जस्ट ध्यान देना ये जो समीकरण बनी है एनोड वाली कैथोड वाली से जस्ट विपरीत है, तो कैथोड और एनोड पर विपरीत अभिक्रियाएं तो समीकरण जस्ट पलट करके बन जाएंगे। पहले आप कैथोड वाली को लिखोगे उसको पलट देना इस प्रकार से, यानी इधर दायां वाला बायां कर देना, बायां वाला दायां कर लेना, तो फिर एनोड वाली बन जाएगी। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष और किसी इलेक्ट्रोड को जोड़ करके पूरा विद्युत रासायनिक सेल बना लीजिए। और विद्युत रासायनिक जब सेल बना लोगे तो आप देखोगे कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तो शून्य होता है। तो फिर इसके साथ जो परिपथ में दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे पात्र में लगाए उसका विभव ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा वो विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष प्राप्त होगा, तो मैं उससे बोलूंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। याद रखना कि आप जब मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करोगे तो SHE को अगर आप सेल में और बाईं तरफ रखते हो, कहां रखते हो? बाईं तरफ का अर्थ है एनोड। आप SHE को जब एनोड के रूप में रखते हो तो दूसरे इलेक्ट्रोड को आप कैथोड के रूप में रख लेना। और आप जानते हो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण क्रिया होती है, कैथोड पर हमेशा अपचयन क्रिया होती है। तो आप एक सामान्य सा सूत्र यहां काम में लोगे और वो हो जाएगा E0 सेल, जिसे मैं कहूंगा संपूर्ण सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। संपूर्ण सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाएगा E0, याद रखना राइट माइनस E0 लेफ्ट, यानी राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड लगा है उसका विभव, फिर लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड विभव लगा है उसका इलेक्ट्रोड विभव का विभव हो जाएगा। तो आप जब आपने सेल बनाते समय मानक हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड को, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने लेफ्ट साइड में लगा दिया, सेल में लेफ्ट साइड में यहां लगा दिया, आपने यहां लगा दिया, तो आप जानते हो कि इसका विभव शून्य होता है। तो इस शून्य की वैल्यू यहां लेफ्ट साइड में यहां रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ई सेल इज इक्वल टू और E0 R हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आप जानते हो शून्य होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने सेल में लेफ्ट साइड में लगाया तो सूत्र में लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो फिर संपूर्ण सेल का इलेक्ट्रोड विभव बताइए जो आपके अज्ञात इलेक्ट्रोड है राइट साइड वाला उसके बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से और किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का और मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वेटिक, ये याद रखना सेल आरेख है। इलेक्ट्रोड दिया है मैंने, जिंक धातु का बना एक इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। और जबकि इस इलेक्ट्रोड का जो विभव मापी से विभव है वो 0.076 वोल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। याद रखना जिंक धातु का बना एक इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हम विभव ज्ञात करेंगे। जबकि पहले इसका विभव ज्ञात किया गया है वो विभव मापी से और इतने वोल्ट प्राप्त हुआ है, तो क्या विभव मापी से इतने वोल्ट प्राप्त हुआ है तो क्या अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो क्या इतना प्राप्त हो पाएगा, वो हम चेक करते हैं। तो याद रखना पहले हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल आरेख बना लेंगे। तो ये क्या दिया है, ये हमारे पास है जिंक सॉलिड ऑब्लिक Zn+2 एक्वेटिक। याद रखना यहां Zn 0 से +2 में जा रहा है, तो याद रखना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण हो रही है तो बताना ऑक्सीकरण कहां होता है, एनोड पर होता है, और एनोड को हमेशा इस साइड में और कैथोड को हमेशा उस साइड में लिखा जाता है। तो एनोड की अभिक्रिया भी इस साइड में आएगी, तो ये एनोड की अभिक्रिया लिख रहा हूं। और फिर याद रखना लवण सेतु का इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं से निशान लगा देता हूं। ये एनोड मैंने बनाया जिंक का, और ये जिंक के घोल में डूबा हुआ है, और फिर लवण सेतु का निशान बनाया, और फिर अब इसके साथ जोड़ूंगा क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो उस साइड में जुड़ेगा तो वहां उसका आरेख बना दूंगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद रखना, यहां ये तो एनोड के रूप में काम कर रहा है, तो वो कैथोड के रूप में काम करेगा। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में प्लस वाला हमेशा शून्य वाला में कन्वर्ट होता है। तो यहां 1 मोलर सांद्रता वाला ये जो है वो आपके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, H2 एक एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें यहां प्लेटिनम सॉलिड और आ जाएगी। प्लेटिनम धातु तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में लगी हुई होती है, ये आप जानते हो, तो वो हमें साथ में रखनी है। तो ये आपकी एनोड का भाग, ये लवण सेतु का निशान सेल आरेख में, सेल आरेख सिलेबस से हटा दिया गया है इसलिए यहां शॉर्ट में बता रहा हूं। ये लवण सेतु का निशान, और ये आपकी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है, तो कैथोड के रूप में इस साइड में लिखा जाएगा। एनोड के रूप में ये होता तो इस साइड में लिखा जाता, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब आप ध्यान देना कि हम सेल जो विभव है यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, और वो सूत्र ये वाला था कि E माइनस नोट R और E नोट L वाला। तो अब ये E सेल जो ज्ञात करेंगे संपूर्ण, वो क्या होगा, E R वाला, R यानी राइट साइड, बताइए इस समीकरण में, और राइट साइड आपकी कौन सा हिस्सा है। तो पहले तो राइट साइड ये जान लीजिए कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो है वो राइट साइड है, क्योंकि सेल आरेख में और सेल परिपथ में हमेशा कैथोड को राइट साइड में लिखा जाता है। कैथोड ये है, क्योंकि इसको राइट साइड में लिख रखा है मैंने लवण सेतु के निशान से, तो कन्फर्म कैथोड ये है। और लवण सेतु के निशान से इस साइड में जो लिखा होता है वो कन्फर्म एनोड होता है। तो यहाँ ये एनोड है, और राइट साइड में ये आप याद रखना ये कैथोड है। तो कैथोड वाले में ये जो है संपूर्ण अभिक्रिया ये इस R के स्थान पर आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा E नोट, और R के स्थान पर क्या है, H प्लस 1 मोलर ओब्लिक H2 एटीएम, और प्लेटिनम को छोड़ दूंगा। वो तो प्लेटिनम धातु तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में काम आती है, अभिक्रिया तो इन पर ही ये इनसे संपन्न होती है। तो यहां इस प्रकार का निशान लगाऊंगा, H प्लस 1 मोलर सांद्रता, फिर ओब्लिक, और ये आ जाएगा H2 और 1 एटीएम ये निशान, और ये माइनस का निशान, माइनस का यहां लगा दूंगा, E वाला E यहां लगा दूंगा। L के स्थान पर क्या है, L लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये है, तो लेफ्ट साइड में ये है, तो ये लिख दूंगा Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 एक्वेटिक। तो ये आ जाएगा Zn सॉलिड और इसी में ऑब्लिक Zn एक्वेटिक, ठीक है ना, एक्वेटिक यहां लगा देंगे हम। लेकिन याद रखना इन सेलों में हम 1 मोलर सांद्रता लेते हैं, तो यहां मैं एक्वेटिक के स्थान पर अब 1 मोलर सांद्रता का सॉल्यूशन लगा देता हूं, क्योंकि हम इन सेलों को बनाते समय इकाई सांद्रता का सॉल्यूशन लेते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ है हम ऐसे लेते हैं जिनकी सांद्रता उस सॉल्यूशन में इकाई हो, 1 मोल सांद्रता हो, तो 1 मोलर लगा देता हूं मैं यहां पर, और इस प्रकार से इसको बंद कर देता हूं। प्लेटिनम धातु को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इस धातु के ऊपर तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, तो वो लिखने की धातु आवश्यकता नहीं है। अब E नोट सेल इज इक्वल टू, और ध्यान देना ये इतना हिस्सा है, ठीक है ना, कौन सा, ये E नोट और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो शून्य होता है, ये क्या होता है, ये शून्य होता है, तो यहां तो लगा देता हूं शून्य, ये माइनस का निशान माइनस आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड का विभव मैंने पहले विभव मापी से ज्ञात किया, वो इतने वोल्ट प्राप्त होता है, तो इतने वोल्ट प्राप्त होता है, तो ये वोल्ट आप यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, तो आप लिखोगे 0.076 वोल्ट, ठीक है ना। तो
तो अब देखिए ई नॉट सेल कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया, ये तो वैल्यू शून्य है, तो अब ई नॉट सेल और ये प्राप्त हो जाएगा माइनस में 0.076 वोल्ट। इस प्रकार से देखिए माइनस में प्राप्त होता है, माइनस में प्राप्त होने का अर्थ है ये इसका कि ये अपचयन विभव है। माइनस में हमेशा याद रखना अपचयन विभव के बराबर होता है, तो ये ऑक्सीकरण क्रिया तो यहां जिंक धातु पर वाले एनोड पर होती है और यहां अपचयन अभिक्रिया जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस पर होती है। तो आप याद रखना ये इस सेल का विभव है वो ऋणात्मक रूप से और इतने वोल्ट प्राप्त हो जाए।